प्रेसिडेंट ट्रंप की अलबत्ता बिल्कुल पहले से नीयत ये थी कि वो हर हालत में केस करेंगे कि वो जीत रहे हैं, और बज़ाहिर तो इस वक्त उनकी पोजीशन एक लिहाज से जितना ख्याल था उसके मुकाबले में तो बेहतर है। मिसाल के तौर पे ये ख्याल किया जाता था कि शायद फ्लोरिडा, टेक्सास, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इनमें बाइडेन को कामयाबी हो जाए, लेकिन बज़ाहिर नजर आता है कि इन सारी जगह पे ट्रंप आगे हैं और बाद जगह तो उनको जीत गए, जैसे टेक्सास और फ्लोरिडा तो बज़ाहिर जीत चुके हैं। तो उससे यकीनन इनकी जो परफॉर्मेंस है या जो इनका अब तक रिजल्ट आया है, वो जो लोगों की तवक्कुआत थी या ख्याल था, अंदाजे थे कि वो इतना अच्छा उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, उनको उससे ज़्यादा सपोर्ट मिली है। ये तो एक हकीकत नज़र आती है। लेकिन एज मैंने कहा, क्योंकि अभी अनकाउंटेड वोट बाकी हैं, तो हो सकता है ये सिचुएशन बदल जाए। और असल चीज़ ये कि पहले किसके 270 होते हैं। तस्वर किया जाए कि आइदर बाइडेन या ट्रंप जो भी बनता है, उसका फॉरेन पॉलिसी से क्या असर होगा। बिल्कुल। तो जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका में जनरल एक वॉर वेरीनेस है, तंग आए हुए हैं, पिछले 19 साल से जंग में फंसे हुए हैं, लॉन्गेस्ट वॉर इन अमेरिकन हिस्ट्री। जीत के कोई आसार नहीं है, अब तो उनकी फौज भी नाम को ही रह गई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में चाहे बाइडेन सदर बने या ट्रंप ही दोबारा इलेक्ट होते हैं, अफगानिस्तान में जो पॉलिसी है वहाँ से अपने निकालने की फौज की, वो जारी रहेगी। अच्छा। और यकीनन उनकी कोशिश है कि तालिबान के साथ नेगोशिएशन हो के कोई तस्वीर निकल जाए जिसमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत है, जो पाकिस्तान मदद कर रहा है। हमारा भी इंटरेस्ट ये है कि वहाँ पे किसी किस्म का तालिबान का औरों के साथ समझौता हो जाए, ताकि अमन व अमान, फौजें निकलने के बाद कोई अमन व अमान हो। इसमें कोई पॉलिसी में मुझे अफगानिस्तान में तब्दीली नजर नहीं आती है। अच्छा। मिडल ईस्ट में अलबत्ता कुछ फर्क पड़ेगा। अगर बाइडेन जो है जीतते हैं तो ईरान के साथ दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने तो जो ट्रीटी थी न्यूक्लियर, उससे अमेरिका को निकाल लिया था, जबकि बाकी ममालिक अभी तक उस पे कायम हैं। और बाइडेन ने बिल्कुल इशारा किया है कि ईरान के साथ वो किसी न किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं। बल्कि ईरान में तो एक लिहाज से इस बात पे इजहार भी किया गया है इस बात का कि अगर बाइडेन जीतते हैं तो हालात में बेहतरी आएगी। तो ईरान के सिलसिले में यकीनन पॉलिसी में तब्दीली होगी अगर बाइडेन बन जाते हैं प्रेसिडेंट। जहाँ तक ये अरब इजराइल का सिलसिला है, तो आमतौर पे अमेरिका में आपको मालूम है कि प्रो इजराइल एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों पार्टीज में, रिपब्लिकन में भी और डेमोक्रेट्स में भी। अब इन्होंने जो कुछ भी एक लिहाज से एग्रीमेंट्स किए हैं, वो हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे इजराइल की जो एग्रेशन है उसको तस्लीम कर लिया गया है। अरब जो हैं उन्होंने अपना जो तारीखी अपना स्टांस था कि हम जब तक फ़लस्तीनियों को हुकूक नहीं मिलेंगे वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। उसमें यकीनन ट्रंप ने एक बहुत बड़ा डेंट दिया है कि कई अरब ममालिक जो हैं उन्होंने अपनी साबका पॉलिसी को चेंज करके इजराइल के साथ पीस कर लिया है। लेकिन वो नज़र अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आता है कि एक ये कामयाबी है। हम चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अमेरिका में जो नजरिया प्रो इजराइल है, उसके हिसाब से जो ट्रंप ने किया है उसको पजीराई है। और बाइडेन भी मेरे ख्याल में उस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। गोया प्रो इजराइल पॉलिसी विल कंटिन्यू। अलबत्ता इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में अगर बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कोई कशीदगी आएगी, क्योंकि बाइडेन ने ये भी कहा है कि ये जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ लीनिंग है, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ। खाशोगी का मर्डर हो गया और बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। और उस पर बाइडेन का ये कहना है कि ये इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गोया कि सऊदी अरब के बारे में बाइडेन की पॉलिसी ज़्यादा सख्त होगी और गालिबन सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में कुछ कमी आएगी। ऐसे ही यूएई वगैरह के साथ भी मेरे ख्याल में ताल्लुकात। शाहिद साहब, पाकिस्तान के लिए अगर बाइडेन आते हैं तो क्या डू मोर की पॉलिसी तब्दील होगी? नहीं, मेरे ख्याल में बाइडेन का रवैया जो है पाकिस्तान इंडिया के बारे में ट्रंप के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसने बाइडेन ने भी खुद भी और इनकी जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, जो वो उनका इंडियन बैकग्राउंड है, लेकिन वो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बड़ी चैंपियन लगी हुई हैं। तो कमला हैरिस ने पिछले महीनों में जो तकरीरें की हैं या ये उन्होंने मुस्तकिल इंडिया को क्रिटिसाइज किया है ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर के सिलसिले में। इंडिया पे उन्होंने काफ़ी एतराज़ात किए हैं। और मैं समझता हूँ कि बाइडेन की पॉलिसी जो है इस सिलसिले में ये टोटल जो सपोर्ट है इंडिया के लिए, अमेरिका ने उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर करके
گویا کہ مودی اور ٹرمپ میں بڑی کوئی خصوصی ذاتی دوستی بھی ہو گئی ہے، وہ سلسلہ نہیں رہے گا، تو میں سمجھتا ہوں بائیڈن کا آنا پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اچھا چلیں، لیکن یہ جو بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، پھر ٹویٹس، پھر بیانات، وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں سپریم کورٹ بھی جاؤں گا، تو کوئی سیاسی بحران آتا ہوا دیکھ رہے ہیں نتائج میں اگر زیادہ لیڈ سے کامیابی نہیں ہوتی تو؟ جی بالکل، مجھے نظر آتا ہے کہ امریکہ کے بڑے بہت ہی سنگین قسم کے آئینی بحران میں داخل ہونے والا ہے، جس کی امپلیکیشنز لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی ہوں گی۔ اگر یہ معاملہ بگڑتا ہے تو ٹرمپ کے تو جو حامی ہیں، آپ کو معلوم ہے ان میں گن کیرنگ اور اس قسم کی وائلنس کا ایک جذبہ ہے، وہ مار پیٹ والے میں بلیو کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ بلیکس وغیرہ جو ہیں وہ بھی بڑے اشتعال کے اندر ہیں، تو امن و امان کا سنگین مسئلہ ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر یہ معاملہ کھنچتا ہے۔ امید تو یہی کرنی چاہیے کہ اگلے 2-1 دن کے اندر، جو امریکہ کی روایت رہی ہے کہ جو ہارتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو تسلیم کر دیتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اگر یہ معاملہ جو ٹرمپ صاحب سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں اور کھنچتا ہے اور اس میں تناؤ بڑھتا ہے، تو پھر اس کے لا اینڈ آرڈر پہ بھی مضر اثرات ہوں گے۔ اٹ ول بی این انپریسیڈنٹڈ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان USA۔ صحیح پوائنٹ ٹیکن۔ شاہد امین صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جمیل فاروقی، گو کہ کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ تھا کہ شاید اتنے لوگ باہر نہ نکلیں، ووٹرز ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن جو 60% کے فگرز آ رہے ہیں اور جس طرح سے امریکی شہری نکلے ہیں گھروں سے باہر اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ تو ظاہر ووٹ پہلے ہی کاسٹ کر چکے تھے، تو کووڈ نے کوئی زیادہ اثر نہیں ڈالا صدارتی الیکشنز پر؟ کووڈ زیادہ اثر ڈال بھی نہیں سکتا تھا۔ امریکہ ون آف دا بیسٹ سویلائزیشن ان دا ورلڈ، اور بہترین سوسائٹی ہے، اور ان کا جو الیکشن کا نظام ہے وہ بھی بڑا ڈیجیٹلائز ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ تو اگر کووڈ رہتا بھی ہے 2 سال تک، بلکہ بہت سارے تھنک ٹینکس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنٹینیو مزید 4 سال کے لیے کرنا چاہیے تاکہ یہ کووڈ ورلڈ والا سین اوور ہو جائے، لیکن کیونکہ وہاں پر معاملات ڈیجیٹلائز ہیں، بہتر ہیں، تو لوگوں نے گھر بیٹھ کر بھی اس چیز کو مناسب سمجھا ہے کہ وہ ووٹ کریں، اور ووٹ کرنا بنتا تھا۔ اسی وجہ سے 66% ٹرن آؤٹ کوئی چھوٹا ٹرن آؤٹ نہیں ہے، مزید بھی کلیئر ہو جائے گا اگلے 3-4 گھنٹے میں۔ اچھا، ابھی آپ 2-3 سوالات بڑے امپورٹنٹ پوچھ رہی تھی، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ اب ہر جو ایڈمنسٹریشن گزرتی ہے، ہر صدر کا جو دور اقتدار ہوتا ہے 4 سال کا، اس کے اندر لوگ اس کی خوبیاں اور خامیاں ضرور دیکھتے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ، اوباما کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، گزر گئے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سب سے سنگین غلطیاں تھیں، ایک تو جو نسلی امتیاز تھا بلیکس اینڈ وائٹس کے درمیان، جارج فلائیڈ کی مرڈر کے بعد یا اس کی موت کے بعد بالکل واضح ہو کر سامنے آیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی کورونا پیک پر تھا، لیکن لوگ گھروں سے نکلے، لوگ نکلے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور انہوں نے ٹرمپ کو ہیڈ آن لیا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد ایتھنک مس یوز آف ورڈز اگینسٹ ایتھنیسٹی، تو وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جس طرح اب کووڈ-19 کو چائنیز وائرس کہہ دیا، تو آپ نے باقاعدہ ایک کمیونٹی کو ہٹ کیا، ٹارگٹ کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی چیز، اسلاموفوبیا کے معاملے کے اوپر ٹرمپ نے ہمیشہ اینٹائی اسلام نیریٹو کو اپناتے ہوئے دوسری امپورٹنٹ فورسز کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اسلام سے کے جو فالوورز ہیں ان کو ہرٹ کرنے کے لیے اگر فرانس میں خاکے چھپتے ہیں، فرانس میں خاکوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تو ٹرمپ خاموش رہتی ہیں، اور خاموشی بھی آپ کو پتا ہوگا کہ خاموشی بھی ایک قسم کا سپورٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو وہ سپورٹ ایلیمنٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پھر اسرائیل کے معاملے کے اوپر ہمیشہ ٹلٹ رہا ہے US اسٹیبلشمنٹ کا، چاہے فیس کوئی بھی آ جائے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ UAE، بحرین اور اسرائیل کے درمیان جو اکارڈ ہوا، جو پیکٹ ہوا، جو پیس اکارڈ ہوا، اس میں ٹرمپ نے وائٹل رول پلے کیا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو صف بندیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، فرانس ہے، UAE ہے، بحرین ہے اور امریکہ ہے، یہ ٹرمپ کو کلوز لے کر آئے۔ حالانکہ ٹیررزم کے اگینسٹ فرنٹ لائن اگر کوئی پارٹنر یا اسٹریٹجک پارٹنر ہو سکتا تھا وہ پاکستان ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کو ہمیشہ ٹرمپ اگنور کرتے رہے ہیں۔ آپ کے ابھی سوادکار صاحب سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بائیڈن کے آنے سے فرق پڑے گا۔ بالکل فرق پڑے گا۔ بائیڈن کے آنے سے تبدیلی تھوڑی سی پاکستان کے ساتھ جو اسٹریٹجک یا پلاننگ وائز ہے وہ بہتر ہوگی، لیکن ہمیں ایک چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ میں مسلسل مختلف چینل پہ بیٹھ کر یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے چینج ہونے سے آپ کی نیشنل اسٹیبلشمنٹ انفلوئنس ہوتی ہے، جو کرنٹ رولنگ ایلیٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔
So it would be a wake-up call for the national establishment in Pakistan. अगर जो बाइडन आते हैं और बड़ा अलार्मिंग साइन होगा अगले 2 महीने में जो करंट रूलिंग एलीट है पाकिस्तान में यानी खान साहब की, तभी दिसंबर 12 के बाद के जलसे की बात हो रही है। ये चीजें प्री प्लान्ड होती हैं। ये चीज पिछले 3 महीने से प्लान हुई कि हमने 13 दिसंबर को जलसा करना है। ये भी प्री प्लान्ड थी कि जनवरी में जाकर हमने लॉन्ग मार्च करना है। तो उसकी वजह यह थी कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट चेंज हो रही है, पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, नई सफबंदियां हो रही हैं। और अगर एक बड़ी तब्दीली आती है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में और अगर जो बाइडन आ जाते हैं तो पाकिस्तान की लोकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ पाकिस्तान की रूलिंग एलीट में बहुत बड़ा चेंज आएगा, लोग इससे एग्री करें या ना करें। पॉइंट टेकन। असद साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या मुख्तलिफ ज़ाहिर जो तजियाकार हैं वो अपना तजिया दे रहे हैं, आप इन इलेक्शंस को देखते हुए समझ क्या रहे हैं कि जो बाइडन की जो कामयाबी है वो बहुत आसान होगी और बड़ी आसानी के साथ वो कामयाबी आएगी और फिर वो मुंतखब हो जाएंगे, और जो ट्रंप हैं वो 21वीं सदी के मुंतखब ना होने वाले सदर बन जाएंगे? ये एजाज़ उनके पास आ जाएगा कि वो मुंतखब नहीं होते हैं? और अगर वो मुंतखब नहीं होते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सदर में से रहे हैं वो अमेरिका के, और वो पॉलिसी जिनकी हम बात करते रहे खुद अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो उनकी पॉलिसीज़ थी, वाकई वो बदल जाएंगी और ये निज़ाम जो है वो तब्दील होने जा रहा है? बिल्कुल। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यस, इट इज़ अ नेल बाइट कंपटीशन। मैं समझता हूँ कि एवरीवन इन अमेरिका और इवन इनके जो कैंडिडेट्स हैं दोनों, डोनाल्ड ट्रंप की और फिर आप जो बाइडन की बात करो, और इवन पूरी दुनिया दारुल के अंदर पीपल आर सिटिंग विद कॉस्ट व्हाट इज गोइंग टू बी द डिसीजन। इस पर तो हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता टिल सच टाइम के मुकम्मल रिजल्ट नहीं आ जाते, और उसके बाद फिर सर्टली उसके बाद आप कह सकते हैं कि एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें, फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अमेरिका का, दुनिया को आप कैसे देखें, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि वाशिंगटन से जब स्टेटमेंट आती है या निकलती है या कोई बात होती है और या कोई डायरेक्शन दी जाती है तो दुनिया के जो मुख्तलिफ दारुल हुकूमत हैं उसके अंदर वन फील्स का जी एक्शन शुरू हो जाता है। इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हम अगर इस इलेक्शन को देखें और वोटिंग को देखें, और एक चीज़ तो आपको बड़ी क्लियर नज़र आएगी कि अमेरिका आपको पहली दफा सही मानों में, एक तो 2016 के अंदर और फिर इसके बाद ये आज का जो इलेक्शन है 2020 का जो कल हुआ है, वोटिंग कल हुई है, उसके अंदर अमेरिका आपको डिवाइड नजर आया, बड़ी क्लियर डिवीजन आपको नजर आई है। एक तो सुपर वाइट मासेस की बात आप करते हैं और दूसरे जो सारी दूसरी कम्युनिटीज आती हैं आप उसके अंदर ब्लैक्स हैं, एशियंस हैं, इसके बाद कनाडा के भी इवन कुछ लोग हैं, स्पेनिश लोग हैं। तो एक तो ये बड़ी दिस समथिंग वेरी सीरियस